ओके, सो टिल यस्टरडे हाइपोथैलेमस तो आई गेस क्लियर ही है. एक फिर से एक्स्ट्रा डायग्राम डाल दिया है मैंने जस्ट टू टेल यू कि कैसा होता है पिट्यूटरी. ये ऊपर का हाइपोथैलेमस रीजन, उसी के नीचे कनेक्टेड है दो लोब से, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब. आपको आवाज आ रही है बच्चा? आई गेस थोड़ा स्लो आ रही है. यस मैम. यस मैम आ रही है. यस, थैंक यू आकृति, मैम थैंक यू सर. क्लियर है वॉइस. हाँ ओके. तो अब हम ना जो हॉर्मोन्स का डिफरेंस पढ़ रहे हैं वो दोनों लोब्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं. जैसे हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को ओवरऑल दो हिस्सों में बांटा है एनाटॉमिकली. एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस के फिर से दो हिस्से देखे हमने, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया. अगर ये कुछ भी नहीं याद रहता तो सिंपली लिख दो कि एडिनोहाइपोफाइसिस कॉमनली आल्सो नोन एज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड and neurohypophysis known as posterior pituitary gland. And कल फिर मैंने इसी के हॉर्मोन्स लिखाए थे. जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पहला कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन था. ग्रोथ हार्मोन कहाँ एक्ट होता है? बोन्स एंड मसल्स के ऊपर एक्ट होता है फॉर द ग्रोथ. प्रोलैक्टिन क्या करता है? मैमरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट होगा, जो आपका मैमरी ग्लैंड का ग्रोथ एंड मिल्क सिंथेसिस करेगा. थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट होके थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने में मदद करेगा. देन एसीटीएच. एसीटीएच इज नथिंग बट एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. इसके फुल फॉर्म्स आपके बुक में है, फिर भी लिख दे रही हूँ मैं. एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये सीक्रेट होता है एड्रीनल ग्लैंड से, जो कहाँ पे बैठा है? किडनी के ऊपर बैठा हुआ है. एंड लास्ट में गोनाडोट्रोपिन. तो कितने हुई? 1 2 3 4 5. 5 गोनाडोट्रोपिन में ये ऐसे स्प्लिट भी करोगे तो ये 6 हो जाएंगे, वरना 5 भी कह सकते हो आप. तो इसमें फॉलिकल एंड एलएच दोनों भी है. दोनों मेल एंड फीमेल्स में जरूरी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड एग. तो ये सारी चीजों के लिए ये. एंड ये एक्ट कहाँ पे होती है? एफएसएच एंड एलएच होगी गोनाड्स पे. गोनाड्स मतलब टेस्टिस. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ही गोनाड्स कहते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी. ओवरी. दीज आर कॉल्ड एज गोनाड्स. तो ये 6 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के या पास डिस्टल इसके 6 हार्मोन प्लस एक हार्मोन एमएसएच दैट इज मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. मेलानोसाइट इसको भी जल्दी जल्दी मैंने शायद करवा दिया था. मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन ये क्या है? ये पिगमेंटेशन के लिए हेल्प करेगा. स्किन पिगमेंट जो आप सन में जाके थोड़ा सा टैन हो जाते हो, करेक्ट? तो वो टैनिंग किसी की वजह से होती है बिकॉज ऑफ द मेलानिन पिगमेंट. तो मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जब पिट्यूटरी से निकलेगा तब वो स्किन सेल्स के ऊपर एक्ट होके मेलानिन को बनाएगा. एंड मेलानिन का जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना डार्क आपका स्किन टोन, जितना कम उतना फेयर स्किन टोन. तो इट डिपेंड्स अपॉन कितना आपका पिगमेंट बन रहा है. एंड जनरली ये मेलानिन ना सनलाइट से ट्रिगर होता है. ये सनलाइट से ट्रिगर होता है जिसकी वजह से आप बोलते हो ना कि धूप में घूमने की वजह से काले पड़ गए. तो दैट इज बिकॉज कि सनलाइट की वजह से वो मेलानिन और ज्यादा बनने लग गया एंड त्वचा टैन हो गई. उसका उल्टा करके देखो, फिर 1 महीना घर पे बैठे देखो, धूप में जाओ ही मत, यू कैन सी कि मेलानिन बिल्कुल नहीं बन रहा है. अगेन यू विल गेट अ नॉर्मल स्किन टोन, करेक्ट? तो दिस इज द 7th हार्मोन. आप लोगों को अगर थ्योरी में ये क्वेश्चन बनता है तो मुझे समझ में आता है कि इतना सब कुछ सभी लोगों को याद होना आसान बात नहीं है. तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड लिखोगे, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में लिखना, लोकेशन कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस के कमांड के अंदर होती है. एंड उनके एनाटॉमिकली दो हिस्से हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, न्यूरो, कॉमनली आल्सो कॉल्ड एज एंटीरियर एंड पिट्यूटरी. एंटीरियर के 2-4 हार्मोन्स यहाँ पे से लिख दो, जीएच लिख दो, टीएसएच लिख दो, एमएसएच लिख दो, एक्सेट्रा. एंड न्यूरो मतलब जो पोस्टीरियर है, इसके भी 2 हार्मोन लिख दो, काफी है. क्योंकि ये 6 से 7 हार्मोन्स याद रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट 3 तो याद रख के जाओ ताकि आप लिख सको. बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको याद रखना ही है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. तो पोस्टीरियर ग्लैंड जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, दूसरा वाला हिस्सा पिट्यूटरी का, वो सिर्फ 2 ही हार्मोन सिक्रीट करता है. एक है हमारा एडीएच जिसको ही वैसोप्रेसिन कहते हैं. एडीएच हमने देखा है किडनी के ऊपर एक्ट होते हुए जो पानी का एब्जॉर्प्शन कराता है. एब्जॉर्प्शन करता है.
एंड ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये जनरली हमारे बॉडी में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करेगा, उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन बनाएगा, साथ ही डिलीवर के बाद द फर्स्ट मिल्क इजेक्शन में भी वो हेल्प करेगा। मतलब जैसे यूटरस भी एक स्मूथ मसल का ही ऑर्गन है, तो यूटरस के ऊपर जब ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन कराता है तब क्या होगा, देयर इज अ चाइल्ड बर्थ, करेक्ट, देयर इज अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है सेम हार्मोन ट्रिगर करेगा किसके ऊपर, ऑन द मेमोरी ग्लैंड ऑल्सो, सो दैट वो मिल्क का इजेक्शन स्टार्ट कर दे। उसके बाद फिर मिल्क कंटिन्यूअसली आना किसके हाथ में, प्रोलैक्टिन के हाथ में। तो पहली बार ऑक्सीटोसिन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिल्क प्रोडक्शन में कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑप्शन में अगर दोनों है तो गो फॉर ए एंड बी बोथ, मतलब ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन बोथ। अगर ए बी सी डी में ए एंड बी दोनों भी लिख के रखा है तो गो फॉर बोथ, अगर नहीं दिया है तो गो फॉर मोस्टली द प्रोलैक्टिन। ठीक है, गुड इवनिंग आशिका। ओके, सो दिस फिनिशेस योर पोस्टीरियर ग्लैंड। इसके कुछ 2-3 डिसऑर्डर्स है, जैसे अगर एखादा कोई ऐसा हार्मोन है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस हो गया तो क्या हो जाता है, एनीबॉडी नोज? गिगेंटिज्म हो जाता है मैम। यस, गिगेंटिज्म अगर एक्सेस हो गया तो, एंड डिक्रीज हो गया तो, मैम डार्कनेस। Dwarfness. यस, डॉर्फनेस, डॉर्फिज्म। देन अगर और एक मेरे पास लिखा हुआ है विच इज जस्ट एक्स्ट्रा, यू कैन से जैसे एक्रोमेगाली इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगाली इज नथिंग बट द गिगेंटिज्म ही। कशिंग सिंड्रोम मतलब क्या, कि बॉडी का व्हाट यू कैन से एक तरह से सर सब जगह पे से बॉडी के ऊपर ऐसे हल्की सी सूजन आने लगती है, ओबेसिटी होने लगती है। दिस इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड एज कॉर्टिसोल, एंड ये भी एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन है। दिस इज वन ऑफ द डिसऑर्डर, और इसको सिक्रीट करने का आदेश तो पिट्यूटरी से ही आता है, इसलिए इसको हमने इसके अंदर सीखा है। दीज आर एक्स्ट्रा, ठीक है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। एंड प्रोलैक्टोनीमा मतलब क्या, जब कोई मेमोरी ग्लैंड के ऊपर एक्सेस या अननेचुरल मिल्क प्रोडक्शन, मतलब बेबी नहीं बना है बट देयर इज अ अननेचुरल मिल्क प्रोडक्शन, दैट इज कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, मेमोरी ग्लैंड में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो अननेसेसरीली सीक्रेट होते जा रहा है, जबकि वहां पे कोई प्रेगनेंसी है नहीं। तो दिस इज अ प्रोलैक्टोनीमा केस। तो 2-3 डिसऑर्डर्स ही दिए, वैसे तो बहुत होंगे क्योंकि हर एक हार्मोन का कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होता ही है, बट फॉर योर सिलेबस इतना भी पढ़ोगे तो भी काफी है। जनरली एक्रोमेगली से क्वेश्चन आते हुए देखा है मैंने, जो होता है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन, जेंटिज्म जो बोल रहे हो, दैट इज द सेम थिंग। ओके, सो मूविंग टू योर वेरी क्यूट सा एंड सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड, ये बहुत ही प्यारा सा है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है आपके बॉडी का, एंड ब्रेन के पिछले साइड में, मतलब डॉर्सल साइड ऑफ ब्रेन में ये सिचुएटेड है। अगर आप डायग्राम देखोगे आगे के हिस्से में आपको दिखेगा यहाँ पे हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी है, करेक्ट, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी। इसके पीछे यहाँ पे ना पीनियल ग्लैंड है। पीनियल है तो बहुत ही छोटा, बट काम इसका काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका काम है टू ब्रिंग द स्लीप, काम है टू ब्रिंग द स्लीप, मतलब इसका हार्मोन है मेलाटोनिन। बच्चा मेलानिन एंड मेलाटोनिन में बहुत बार कंफ्यूज होके उल्टा कर देते हो। मेलाटोनिन जो है वो है सोने का हार्मोन या स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करने वाला हार्मोन, एंड मेलानिन जो है वो है स्किन पिगमेंटेशन। तो इसको आप यू कैन कीप सम, हाँ यू कैन कीप सम कोड वर्ड कि इसको कैसे याद रखें, क्योंकि मेलानिन एंड मेलाटोनिन सेम ही है, बस टी का फर्क आ जाता है, टीओ का, तो गड़बड़ ना करिएगा। तो ये क्या करता है, ये डायूरिनल ऑर्गेनिजम्स, डायूरिनल मतलब जो नाइट में स्लीप करते हैं एंड डे में जो जगे हुए होते हैं, उनको हम डायूरिनल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उनमें क्या कराता है, बराबर 10-11 बजने के बाद आपको नींद आती है, राइट, दैट इज बिकॉज आपके ब्रेन ने मेलाटोनिन का सिक्रेशन चालू कर दिया है, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्लीप फॉर यू। एंड वैसे ही 7-8 बजे, या मान लो अगर आपने अलार्म रखा भी नहीं तो एक पॉइंट के बाद 8-9-10 मैक्सिमम कितना सो सकते हो, उसके बाद कहीं ना कहीं आप जग ही जाओगे ना। तो दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द
मेलाटोनिन। मैम ये मेल न्यूट्रिशन साइकिल को भी कंट्रोल करता है। ये सरिता क्या बोल रही समझ रही, क्या करे? मेलाटोनिन कम सिगरेट हो, नींद बहुत ऐसे कुछ नहीं होता है, इससे कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा कारा खाना लिटिल बिट कम खा लो, 2 रोटी खा लो तो 1.5 ही खा लो। क्या बोल रहे हो? somebody said मैम कहते हैं कि कॉफी अगर पीने से नींद नहीं आती, ऐसा क्या होता है? कैफीन से कुछ होता है क्या मेलाटोनिन में? नहीं नहीं नहीं, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। इट्स जस्ट कि ब्रेन को एक्टिवेट कर देगा और थोड़ा आपको, बट बट मैम ब्लैक कॉफी, या 2 घंटा। बोलो। मैम वो जो एक मिल्क वाली कॉफी होती है मैम, और एक ब्लैक कॉफी होती है मैम, ब्लैक कॉफी ज्यादा असरदार होती है, वो अब मैंने इतनी नोटिस किया है। यस यस मैम, ब्लैक कॉफी। बट सी व्हाट हैपेंस इज कैफीन भी आपको कितना ज्यादा देर याद ये कर सकता है, अवेक रख सकता है, 1 to 2 hours, नॉट मोर देन दैट। 2 घंटा 3 घंटा आप स्लीप को एक्सटेंड कर पाओगे, बट 2 घंटे बाद फिर से नींद आ ही जाती है। इट्स जस्ट, सी पहली बात ये साइकोलॉजी है, द वेरी फर्स्ट थिंग। ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में आपने पढ़ा है इनसे उनसे सबसे, कि चाय पी लो, थोड़ा सा ये कॉफी पी लो, आपका नींद कम हो जाएगा। पहली बात इट्स अ साइकोलॉजी। सेकेंड थिंग, ये मेलाटोनिन को थोड़ा सा लेट करवा देगा सिक्रेशन, बट फिर से आना ही है नींद को, तो इसलिए कंटिन्यूअसली कॉफी पीते रहना भी अच्छी बात नहीं है। इट्स यस मैम, और नॉट। पानी पीने से भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, यू कैन ड्रिंक वाटर, गुड़ खा लो थोड़ा सा, ईट लिटिल बिट स्वीटिश, ताकि आपके ब्रेन को एनर्जी मिल जाए। क्या बोल रहे हैं सर इंसानिया? तुम सही बोल रही है, मेलाटोनिन की गलती हमारी। क्या सब कुछ मम्मी उठाएंगे तो बोलूंगी कि मेरी गलती है इतनी नींद। हाँ, मेलाटोनिन समझा के रखना अपनी मम्मा को फिर। ओके, मैं ये पूछ रही हूँ कि डायूरिनल का अपोजिट क्या होता है? व्हाट इज द अपोजिट टू डायूरिनल? ऐसा कौन से ऑर्गेजम्स है जो नाइट में जगे होंगे एंड दिन में सोते हैं? आप लोग छोड़ के। मैम आउल्स। आउल और बैट। हाँ, तो उनको क्या कहते हैं? उनको नॉक्टोयूरिनल कहते हैं। मैम बैट। हाँ, आउल्स एंड बैट्स, दोज आर कॉल्ड एज नॉक्टोयूरिनल, ऐसे जो रात में जगे होंगे एंड डे में स्लीप करते हैं। ओके, सो मेलाटोनिन इतना ही है इसका काम, और साइड इफेक्ट थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी का टेम्परेचर, डाइजेशन, थोड़ा बहुत लिटिल लिटिल इफेक्ट भी है सारे प्रोसेसेस के ऊपर इसका। क्योंकि सीधी सी बात है बच्चा, लॉजिक है, आप नींद ठीक से जब लेते हो ना, पूरा सिस्टम आपका सही से चलता है। नींद भी ठीक से नहीं लोगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो इट विल अगेन लीड टू योर स्ट्रेस, and stress again lead to poor digestion, poor metabolism, acidity, सर दर्द, ये वो 10-12 कुछ ना कुछ होता है ना? पैरागन आएगी, पैरागन उड़ते हुए। चलो आगे चलो, अब थायराइड को पढ़ते हैं, बस हो गया पीनियल के बारे में। ओके, तो थायराइड ग्लैंड भाग जाएगा, फिर मेलाटोनिन आएगा ही नहीं वापस। ओके, सो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड है? इन योर नेक रीजन and बिलो in लैरिंग। yeah, below larynx you can say, and it is composed of 2 lobes. इसको पता है पुराने जमाने में एडम्स एप्पल भी कहते थे। हम जब यस मैम, अभी भी कहते हैं। हाँ, आपको सिखाया है क्या? एडम्स एप्पल कहते थे क्योंकि उसका शेप वैसा होता है, एडम्स एप्पल के जैसा होता है। एडम्स मतलब आदमी का नाम है एक्चुअली, जो पुराना आदमी उसको एडम कहते थे। okay. तो एडम्स एप्पल इज कॉल्ड, अगर आप देखोगे इसका, कहाँ गया? मैम अभी क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी इसको यही बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड ही बोलते हैं। इट्स जस्ट एप्पल बिकॉज ऑफ इट्स शेप, और कुछ नहीं। तो बीच में का ये जो कनेक्टिंग लिंक है, एक्चुअली यहाँ से जाता क्या है? ट्रैकिया जाएगा, यहाँ से गुजरेगा कौन? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बीच में एक छोटा सा स्पेस छूट जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ कनेक्टिंग लिंक, उसको कहते हैं हम इस्टमस। इस पे क्वेश्चन बनता है, यू कैन सी ये कनेक्टिंग लिंक बन जाएगा। थोड़ा सा लाइट डार्क कर देती हूँ मैं, दिस पार्ट। तो ये ट्रैकिया के इर्द गिर्द होता है, जो कनेक्ट करता है राइट एंड द लेफ्ट लोब से। मान लो ये आपका लेफ्ट लोब है, ये आपका राइट लोब है, तो इन दोनों को कनेक्टिंग पार्ट विल बी द इस्थमस। नाउ अंदर से अगर आप
इसको कट करते हो, मीन्स इफ यू ट्राई टू कट फ्रॉम हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एप्पल को काट दोगे तो दो हिस्सों में बटेगा, राइट एंड लेफ्ट. सिमिलरली व्हेन यू Yes, ma'am. डेवलप टाइप के सेल्स, तो मैं वहां पे लिख रही हूँ. पहला टाइप का सेल मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमल टिश्यू. ओके, देन यू विल हैव फॉलिक, एंड तीसरा आपको मिलेगा पैराफॉलिक्यूलर सेल. ये थोड़ा एक्स्ट्रा है बट जरूरी है. तो अगर इसको मैं काटती हूं तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे, इसको कहते हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल. बीच में से एक बड़ा राउंड होता है एंड यू विल गेट लाइक दिस सेल्स, ऐसे. देन यू विल गेट वन मोर राउंड हियर, फिर ऐसे सेल्स. इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल्स है, ये इनका नाम है फॉलिक्यूलर सेल्स. ये बाजू में जो छोटे मोटे सेल्स दिख रहे हैं ये पैराफॉलिक्यूलर सेल, एंड इनके बीच के जो टिश्यूज है, इनके बीच में जो स्पेसेस होता है, इनको कहते हैं हम स्ट्रोमल टिश्यू. अब इसका बताने का रीजन ये है कि फॉलिक्यूलर सेल जो है वो सीक्रेट करता है आपका जो थायरॉक्सिन हार्मोन है. आपने पढ़ा ये चैप्टर? No, ma'am. जी. तो नाउ फॉलिक्यूलर सेल विल रिलीज थायरॉक्सिन. T3 T4 नहीं पढ़ा? T3 and T4, and parafollicular cell will release TST, थायरोकैल्सीटोनिन. अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थ्योरी में भी क्वेश्चन पूछते हैं एंड इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं. तो थायराइड ग्लैंड एक तो T3 T4 मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन तो सीक्रेट करता ही है, उसका सेकेंड इंपॉर्टेंट काम है थायरोकैल्सीटोनिन को सीक्रेट करना, जो बॉडी में कैल्शियम लेवल को भी मेंटेन करता है. ओके, तो इसको यहाँ पे लिखाया है. थायराइड ऑल्सो प्लेज द थायरोकैल्सीटोनिन. ये थ्योरी आप बाद में पढ़ भी सकते हो. दिस सेम थिंग रिपीट हो रहा है, जो मैं दिखा रही हूँ वही रिपीट हो रहा है यहाँ पे. तो ओवरऑल आप क्या याद रखोगे? थायराइड ग्लैंड विल सीक्रेट टू टाइप्स ऑफ, एक तो हॉर्मोन्स, पहला थायरॉक्सिन हार्मोन, दूसरा थायरोकैल्सीटोनिन TCT हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन क्या है? T3 एंड T4. एनीबॉडी नोस T3 एंड T4 का फुल फॉर्म? नो मैम. ट्राई आयोडो थायरॉक्सिन, एंड ये है टेट्रा आयोडो थायरॉक्सिल. अब ट्राई एंड टेट्रा में फर्क क्या है कि हमको ये तो पता है ना कि थायराइड ग्लैंड के नॉर्मल फंक्शन के लिए आयोडीन चाहिए होता है. क्या आपके नमक में आयोडीन है? पूछते हैं ना जनरली. तो आयोडीन इज व्हाई एसेंशियल. आयोडीन लगता है ताकि ये थायरॉक्सिन हार्मोन नॉर्मली फंक्शन करे. सो थायरॉक्सिन के लिए आयोडीन जरूरी है. तो थायरॉक्सिन में मैंने क्या बताया कि थायरॉक्सिन दो तरीके के हैं, एक तो T3 है, T4 है. दोनों में भी फर्क ये है कि सबसे पहला बनता तो T4 है, 4 आयोडीन वाला हमारा पहला बनेगा हार्मोन. इसमें से एक आयोडीन -1 आयोडीन कर दो तो बन जाएगा ट्राई. ना दिस इज द एक्टिव फॉर्म. ये है एक्टिव फॉर्म. मतलब थायराइड ग्लैंड जब सीक्रेट करेगा, जब ये फॉलिकुलर सेल्स जो है सीक्रेट करेंगे, तब बनाते वक्त तो T4 बनाएंगे. फिर ये बाहर आके ब्लड स्ट्रीम में जब जाएगा, लिवर किडनी के पास, जब अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाएगा, उनमें से एक आयोडीन को कम करके T3 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. दैट इज द एक्टिव फॉर्म. ना T3 इज द एक्टिव फॉर्म. ये दिया नहीं बुक में, बट यू कैन राइट और यू कैन नोट डाउन. T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है. एंड क्या आपको पता है फिर अगर आयोडीन नमक में नहीं है ज्यादा तो क्या होता है? विच इज द डिजीज? मैम गोइटर. गोइटर. गोइटर गोइटर गोइटर. तो उसको क्या कहते हैं हम? हाइपोथायराइडिज्म. मतलब आयोडीन अगर कम सीक्रेट होने लग गया, अगर आयोडीन आपके नमक में नहीं है या डाइट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ग्लैंड फूलने लगेगा, सूजने लगेगा, ताकि उसको लगेगा कि मुझे आयोडीन और लेना है, आजू बाजू के सेल्स से खुद को मल्टीप्लाई करने लगेगा. सो दैट विल लीड टू एनलार्जमेंट. यहाँ पे होता है ना आपका ट्रैकिया में, यहाँ पे आपका ग्लैंड होगा तो ये सूजेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज गोइटर. कब होगा ये? जब थायराइड हार्मोन कम होगा. हाइपोथायराइडिज्म. हाइपो मीन्स
लेस थायरॉक्सिन हार्मोन। एंड लेस क्यों हुआ? क्योंकि आयोडीन कम हुआ। करेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथायरॉयडिज्म। एंड अगर कम आयोडीन अगर प्रेगनेंसी में चले जाए तो द बेबी जो डेवलप हो रहा है ना, वो तो फिर बहुत ही इमैच्योर बन जाता है। क्रिटेरिज्म मतलब छोटा हाइट आ जाएगा उसका, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, आईक्यू लेवल बहुत कम है, एबनॉर्मल स्किन, आंखें एंड पेट वैसे बाहर आएगा, कभी कभी डेफ एंड म्यूट भी हो सकता है। सो यू कैन सी कि एक थायराइड ग्लैंड कितने सारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर अफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई कहते हैं ना कि नमक में होना चाहिए आयोडीन। सो मेक श्योर यू टेक, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा भी ले लो, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा तो इट विल कॉज व्हाट? हाइपो का क्या हो जाएगा उल्टा? हाइपर। हाइपरथायराइडिज्म, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ थायरॉक्सिन बन रहा है। ये रेयर केस है बेटा, क्योंकि जनरली ऐसा तो होता नहीं है कि हमारे एशियन डाइट में तो एक तो नमक ज्यादा मिलता नहीं, सॉरी नमक नहीं, आयोडीन ज्यादा मिलता नहीं है। तो हाइपरथायराइडिज्म होने की चांसेस सिर्फ तभी है अगर थायराइड ग्लैंड के ऊपर कोई कैंसर हो चुका है या कोई वहां पे ट्यूमर हुआ है। ट्यूमर मतलब कोई गांठ हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका फंक्शनिंग बिगड़ के वो उल्टा काम कर रहा है, ज्यादा बना दे रहा है थायरॉक्सिन को। तो दिस इज लिटिल बिट रेयर केस, ज्यादा देखा नहीं जाएगा। बट हाइपोथायराइडिज्म को ज्यादा देखा है, बिकॉज आयोडीन वैसे भी ज्यादा ले नहीं पाते हैं सब लोग। जनरली माल न्यूट्रिशन पीपल, माल न्यूट्रिशन मतलब जो पावर्टी लाइन या नीचे के लोग होते हैं, जिनको इतना अमाउंट ऑफ आयोडीन मिल नहीं पाता है स्पेशली, तो उनमें फिर ये सारी चीजें हमको दिखने मिलती है कि उनको गोइटर हुआ है। एंड बच्चा भी, अगर प्रेग्नेंट लेडी में भी अगर डेफिशिएंसी हो गई आयोडीन की, द बच्चा जो आता है जन्म, वो भी विद द डिफेक्ट ही आएगा, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, देन यू कांट हेल्प एनीथिंग। सो मेक श्योर आप आयोडीन वाला ही नमक लो। ओके, दिस फिनिशेस योर थायराइड। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. हार्मोन का भी बता देती हूँ मैं कि दूसरा हार्मोन जो है ना थायराइड का, दूसरे सेल्स होते हैं पैराफॉलिकुलर सेल्स, थायरॉक्सिन फॉलिकुलर सेल टीसीटी, पैराफॉलिकुलर सेल। ये क्या करेगा, कैल्शियम लेवल के मतलब ब्लड में कैल्शियम लेवल को हमेशा डिक्रीज करने का काम करेगा। क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो चुका है तो वो वहां से उठा के लेके जाएगा ऑन टू द बोन्स। इसको मैं सिखाऊंगी फिर से एक्स्ट्रा, अभी पैराथायरॉइड जब सिखाऊंगी उसके साथ ही इसको वापस से सीखेंगे हम। बट याद रखना कि टीसीटी सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन टीसीटी इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ओके, पैराफॉलिकुलर सेल्स से, क्योंकि जनरली ना इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता किसी का। सब लोग यही सोचते हैं कि थायराइड ग्लैंड से सिर्फ थायरॉक्सिन T3 T4 होगा, बस खत्म। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके बॉडी का कैल्शियम लेवल रेगुलेट करेगा। हाँ, अब तो आयोडीन आपके टूथपेस्ट में भी आने लग गया बच्चा जी। अब तो सिर्फ नमक में था, अब तो टूथपेस्ट में भी आने लग गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट ग्लैंड। अब ये ग्लैंड ना छोटे छोटे से प्यारे से एकदम लड्डू जैसे क्यूट से एकदम हमारे थायराइड के पीछे ही है। ये थायराइड ग्लैंड है, मान लो दिस इज द थायराइड ग्लैंड। उसी के पीछे चिपके हुए जैसे बटन जैसे, मान लो दो है इस तरफ, दो है उस तरफ, ऐसे दो में है वो, दे आर इन पेयर्स, 2 पेयर्स, 4 लोब्स आप कह सकते हो। कहाँ पे है? जस्ट बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। थायराइड, यस। एंड इनका काम एग्जैक्टली अपोजिट चलेगा हमारे थायराइड से। जैसे इसको मैं यहाँ पे लिख दूं, ये क्या करेगा पता है? इसका हार्मोन है पैराथायरॉइड hormone PTH, yes it is called as PTH। एंड दूसरा जो था थायराइड से सीक्रेट होने वाला थायरोकैल्सिटोनिन TCT। अब ध्यान से सुनो, दोनों का काम क्या है? दोनों भी ब्लड लेवल में कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन करने का ही काम करते हैं, दोनों भी। बट एक घटाता है तो दूसरा बढ़ाता है। तो जनरली PTH क्या करेगा? PTH एक्ट करेगा बोन्स के ऊपर या किडनी के ऊपर या डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, एंड उनमें से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करेगा एंड ब्लड में कैल्शियम का लेवल को वो बढ़ाएगा।
अब बोन्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही क्यों? सी, बहुत ही सिंपल एंड हमारे लॉजिक की बात है। पहली बात, बोन्स हमारे कैल्शियम एंड फॉस्फेट से बने हैं, ये तो पता ही है। मतलब बहुत सारी हमको अमाउंट, बहुत सारी खांड जो है कैल्शियम की, बहुत सारी मात्रा हमको बोन से मिलने वाली है। देन किडनी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का रीजन ये है, एक तो हम जो भी खाना खाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, व्हाटएवर फूड वी ईट, उसमें से भी हमको कैल्शियम मिलेगा। तो जो भी डाइजेशन से हमको कैल्शियम मिलेगा उसको भी हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। एंड जब ब्लड फिल्ट्रेट करते रहते हैं हम थ्रू द किडनी, उसमें भी फ्रॉम पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से भी हम मैक्सिमम एसेंशियल न्यूट्रिशन वापस लेते हैं। तो वहां से भी हम कैल्शियम जितना हो सके उतना एब्सॉर्ब करेंगे। कब करेंगे? जब बॉडी में, जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा घट गई है, when there is a decrease in the blood calcium level, तब पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करके क्या करेगा? कैल्शियम को एब्सॉर्ब करा के ब्लड में इंक्रीज कर देगा कैल्शियम लेवल। अब मान लो ज्यादा हो चुका है कैल्शियम लेवल, उसको घटाना है, तो थायरोकेस्टेरोन क्या करेगा? इसको डिक्रीज कर देगा। मतलब ब्लड में से जो कैल्शियम है उसको उठा के रख देगा बोन्स के ऊपर, ये बोन से निकालेगा, ये बोन्स के ऊपर रख देगा। तो बोन्स को निकालना है, इसको डीमिनरलाइजेशन या डिसोल्यूशन भी कहते हैं। बोन से हम निकालते हैं, इसलिए कभी कभी कहते हैं ना, अगर थायराइड का बहुत ही ज्यादा इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं ना कहीं बोन्स के ऊपर, हड्डियों के ऊपर भी, इवन इन वुमेन्स आफ्टर 30s एंड 40s हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बिकॉज ब्लड में शायद आप डाइट में इतना कैल्शियम ले नहीं पा रहे हो। अब डाइट में कैल्शियम ले नहीं पाओगे, कैल्शियम हर सेल के लिए जरूरी है, एग्री करते हो? किसके किसके लिए चाहिए कैल्शियम? यस मैम। हम बोन्स के लिए, किसके लिए चाहिए? बोन्स बोन्स ये हम के लिए चाहिए। बोन्स के लिए, किडनी, डाइजेस्टिव। हाँ हाँ, बट मैं सेल की बात कर रही हूँ, आपने ऑर्गन्स की बात की। सेलुलर लेवल पे क्लॉटिंग में हमने कैल्शियम का इंपॉर्टेंस देखा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में चाहिए हमको कैल्शियम का इंपॉर्टेंस चाहिए है, न्यूरॉन्स के जब एक दूसरे से ट्रांसफर कराते थे तभी भी था वहां पे। तो सम एंड अदर वे कैल्शियम इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सेल के लेवल पे, एट द सेलुलर लेवल। इवन रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे भी एक जगह पे देखा था हमने, तो मल्टीपल टाइम्स कैल्शियम इज रिक्वायर्ड सेलुलर लेवल पे। ऑर्गन को तो चाहिए ही चाहिए, हर एक सेल को कैल्शियम की जरूरत है। एंड कैल्शियम सप्लाई करेगा कौन? एक तो बोन्स या आपका डाइट। अब डाइट से मिल नहीं पा रहा है तो दूसरा सोर्स बच जाता है बोन, तो पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? बोन से निकालने लग जाएगा, इससे बोन हो जाती है वीक एंड हॉलो एंड इजिली टूट जाती है। फिर बुजुर्गों में वही होता है ना, ओल्ड एज पीपल में थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो गया या गिर विर गए तो बोन्स, हड्डियां जल्दी से टूट जाती है, वीक हो जाती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस, डाइट में इतना ले नहीं पा रहे वो। यस, क्लियर? थायराइड एंड पैराथायराइड हार्मोन, टीसीटी एंड पीटीएच, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे, दोनों भी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का काम करते हैं। क्लियर? यस मैम। क्लियर मैम। चलो फिर, ये है और एक छोटा सा प्यारा सा हार्मोन हमारा, थाइमस हार्मोन। थाइमस इज प्रेजेंट जस्ट अबव योर हार्ट एंड दोनों लंग्स के बीच में, स्टर्नम जो होता है, जिसको मिड बोन, और कॉलर बोन। आयोटा के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है ये। क्या बोल रहे सानिया? मैम ये हार्ट और आयोटा के डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। पीछे के साइड पे, डॉर्सल मींस बिहाइंड द हार्ट, बिहाइंड द हार्ट। ओके, तो इसका ना खासियत इतना अच्छा है ना कि यू विल नॉट बिलीव। पहली बात तो ये क्या है, थाइमस हार्मोन सिक्रीट करेगा थाइमोसिन को, थाइमोसिन हार्मोन को। एंड ये थाइमोसिन हार्मोन जो है हमारी इम्यूनिटी में बहुत मदद करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा गया एक्चुअली। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी बनाने वाली इम्यूनिटी। ओके, तो फर्स्ट वर्क इज मिडिल एज में इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है, मतलब लेस हो जाता है, तो क्यों होता है वो इस तरीके से? मिडिल एज में नहीं, ओल्ड एज में होगा। वही बता रही हूँ मैं कि इनिशियली पहला काम तो इसका क्या है कि इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज देना। दूसरा काम इसका ये है कि ये जो हमारे टी सेल्स है, एल बी सेल्स हमने देखे थे, याद है? टी लिम्फोसाइट्स Yes, हमने ma'am. देखे थे। टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बनते तो बोन मैरो में थे, टी सेल
एंड बी सेल का हमने प्रोडक्शन कहाँ देखा था, दोनों भी बीएम में बना है, बोन मैरो में बनता है। बट बी सेल तो मैच्योर भी बोन मैरो में हो जाएगा, टी सेल का मैच्योरेशन, मैच्योर होना मतलब क्या, अपना फंक्शन उठाना, बनना अलग बात है, मैच्योरेशन होना अलग बात है। मैच्योर होना मतलब क्या, फंक्शनली एकदम वो एक्टिव हो जाना, वो होते हैं थाइमस में। इसलिए कहा जाए कि टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन में भी ये काम करता है। टी लिम्फोसाइट को ये डिफरेंशिएट करेगा, मतलब मैच्योर करेगा। अगर डिफरेंशिएट याद नहीं रहता है तो राइट द वर्ड मैच्योर। ओके, ऐसे दो काम करेगा। एंड जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना कि जो मिडिल ओल्ड एज होते हैं, तो एज द ओल्ड एज पर्सन उनमें क्या हो जाता है, देयर इज अ डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, क्योंकि थाइमस ग्लैंड घटने लगता है साइज में। ये छोटा छोटा होने लग जाएगा, इतना बड़ा है मान लो हार्ट से थोड़ा छोटा होगा ये साइज में धीरे धीरे घटने लग जाएगा। एट द बर्थ टिल 40 to 50 तक ये नॉर्मल होता है, उसके बाद साइज में इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एंड रिड्यूस होने लग गया मतलब अपनी इम्यूनिटी घट गई ना, एज यस मैम। एज साइज ऑफ ग्लैंड reduced। तो अगर ये रिड्यूस हो गया तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर ओल्ड एज पीपल, दादा दादी नाना नानी जो होते हैं 70s 80s के ऊपर, वो बहुत जल्दी बीमार भी करते हैं, थोड़े से वो झुक के चलते हैं, इतनी उनमें शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने की हो या घूमने फिरने की हो, जो भी हो। सो देयर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हैज बीन लोअर डाउन बिकॉज कि उनकी इम्यूनिटी घट गई है, क्योंकि थाइमस ऑर्गन जो है, ये थाइमस ग्लैंड छोटा होने लग जाएगा। मैं वही बोल रही थी कि इसकी खूबसूरत बात यही है, ये नेचर है ऐसा, मतलब भगवान ने, कुदरत ने उसको ऐसे बनाया है कि नेचुरली ये घटने लग जाएगा, साइज विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। यस, दैट्स इट। थाइमोसिन हार्मोन फॉर द थाइमस ग्लैंड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व है, टी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन या मैच्योरेशन में इन्वॉल्व है, एंड जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये घटते जाएगा। दैट्स इट। आपके सामने अगर बुक है तो यू कैन कीप एन रीडिंग कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लैंड है एंड लिटिल बिट कंफ्यूजिंग ऑल्सो, ध्यान से सुनो। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था, दिस इज योर किडनी, किडनी के ऊपर ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है ना, किसी ने नोटिस किया था एक्सरे सिस्टम में, दिस Yes, कैप ma'am. लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज Adrenal gland. ग्लैंड। दोनों में भी किडनी में होती है, बोथ द किडनी में ऐसे टोपी लगा के रखिए, मान लो किडनी में पिरामिड जैसा होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड। एंड जैसे किडनी में बेटा कॉर्टेक्स एंड मेडुला था, करेक्ट, सेम यहाँ पे भी कॉर्टेक्स एंड मेडुला है। देखो ये बाहर का रीजन जो है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज कॉल्ड एज मेडुला। हम कॉर्टेक्स एंड मेडुला के अब हार्मोन अलग से पढ़ेंगे। इतना क्लियर, एड्रिनल ग्लैंड का लोकेशन एंड कॉर्टेक्स एंड मेडुला का थिंग। Yes, ma'am. अगर लग रहा है आपको तो बता देना मुझे, वी विल गो स्लो। हम एक बार रिपीट। एड्रिनल ग्लैंड जो है, दीज आर प्रेजेंट ऑन द किडनी, किडनी के ऊपर एज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किडनी के ऊपर छोटे छोटे, दोनों भी किडनी के ऊपर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रेजेंट ऑन बोथ द किडनी, ये वाली किडनी भी है अगर मान लो, एंड ये वाली किडनी भी है। ये किडनी नहीं बना वैसे, कुछ और बन गया ये। तो इन दोनों के सर के ऊपर छोटा सा डोम लाइक स्ट्रक्चर होगा ऐसे, दिस इज योर एड्रिनल ग्लैंड। एंड दोनों में, जैसे किडनी में हमने कॉर्टेक्स एंड मेडुला हिस्सा दिखा था, बाहर का हिस्सा कॉर्टेक्स एंड इनर हिस्सा मेडुला। अगर इसको आप तोड़ोगे, आधा काटोगे अंदर की तरफ, जैसे इसको काटा है, देखो ना इस हिस्से को हमने ऐसे आधा काट दिया है, तो आप देखोगे बाहर का लेयर इट इज कॉल्ड एज कॉर्टेक्स, ये बाहर का लेयर इज कॉर्टेक्स एंड इनर एरिया विल बी कॉल्ड एज मेडुला। एंड दोनों भी एरिया अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। अब क्लियर, कॉर्टेक्स मेडुला। Yes, ma'am. तो लेट्स पहले सी कि मेडुला वाला क्या करता है। इसको मैं
एक चार्ट में लिख देती हूँ वरना आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। यस, सी लेट्स पहले अंडरस्टैंड कि मेडुला वाले जो हॉर्मोन्स है वो कौन से है। एड्रिनल मेडुला, इसको हम क्या कहेंगे, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट। तो इसके दो हॉर्मोन्स है, एक तो एड्रिनालिन, दूसरा है नॉन एड्रिनालिन। इसी को और एक नेम क्या है, किसके सामने बुक है क्या, व्हाट इज अनदर नेम, एपिनेफ्रीन या Norepinephrine. और एपिनेफ्रीन। इनको एक साथ क्या कहते हैं पता है, इनको फ्लाइट एंड फाइट हॉर्मोन्स कहते हैं, या इनको हम इमरजेंसी हॉर्मोन्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप डरते हो या किसी चीज का एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन देते हो, या खुशी हो चुकी है बहुत ज्यादा, या आप नर्वस हो गए हो, पैनिक हो गए हो, शिवर हो रहे हो, सो देयर आर मेनी अदर इमोशंस जो ऑन द स्पॉट जैसे मैं गाड़ी में से जा रही हूँ, सपोज आई एम गोइंग ऑन द वे एंड सडनली कोई आता है सामने से एंड वो ऐसे आएगा तो मैं अपने आप को गाड़ी से थोड़ा सा हटाने की कोशिश करूंगी, तो दैट वुड बी इमरजेंसी एक्शन। मैंने सोच के तो नहीं रखा था ना कि सामने से गाड़ी एकदम से आएगी, बट एकदम से जो मैंने एक्शन लिया तो मैं डर गई, पैनिक होके एकदम से गाड़ी मैंने मुड़ा के थोड़ा साइड से ले लिया। तो वो एक्शन किसके अंडर आया, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन, जो हम जनरली इमरजेंसी सिचुएशंस में जैसे मान लो कुछ हो चुका है, देयर इज समथिंग, अब आप जा रहे हो, नॉर्मल रूटीन है, सामने एकदम से कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप डर गए, पैनिक हो गए, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मेनी थिंग्स गो ऑन राइट। ऐसा होता है ना आपके साथ, सिर्फ एक्सीडेंट की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल एकदम से आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, मम्मी ने देख लिया, आप डर गए, रात को एकदम चादर के यस नीचे मैम। देख रहे हो, रात को एकदम मम्मी आ गई, जूते पड़ गए, डर गए। तो दीज आर व्हाट, यस मैम। ये हार्मोन सिक्रीट होती है, आप फिर एकदम डर जाते हो। जैसे कभी कभी आंखों का क्या आ जाता है, डायलेशन होना, हार्ट बीट इंक्रीज होना, तो दीज आर वेरी सिम्टम्स जिसकी वजह से एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन रैपिडली सीक्रेट होने लग जाएंगे। So, इसीलिए उनको इमरजेंसी या फाइट एंड फ्लाइट, जो गुस्सा है, जो हम एकदम पूरा गुस्से में जोश जोश में जाके एकदम से फाइट कर देते किसी को, वो इमोशन भी बिकॉज ऑफ दिस एड्रेनालिन ग्लैंड ही है। मैम ये बिना किसी से मैम मैम बिना किसी सिचुएशन के भी तो हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाती है। ऐसे कैसे होगा, बिना किसी सिचुएशन से क्यों होगा। जैसे सरप्राइज मैम टेस्ट होता आपको है। भी कह रही है, हाँ कृति, सरप्राइज टेस्ट में हो सकता है एकदम से आप, अरे यार ये क्या हो गया, तो यस दैट इज एड्रेनालिन, ट्रू। बिना मैम लेकिन किसी ऐसा बात भी के होता है होगा, नहीं होगा। मैम, जब हम अपने हार्ट पे हाथ रखते हैं तो हमें अपनी हार्ट बीट सुनाई देती है, लेकिन कभी कभी हाँ, बिना हाथ रखे भी इतनी तेज हो जाती है कि बिना हाथ रखे वो सुनाई दे जाती है, मतलब कभी कभी होता है ऐसा। दैट इज व्हेन मैम वेर, कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। अगर आप बहुत ही कंडीशन साइलेंट जगह पे हो ना, अगर रात में साइलेंट जगह पे हो, कुछ भी नहीं है आसपास सुनाई दे रहा, तभी आपको सुनाई देगा आपकी खुद की हार्ट बीट, और ना ऐसे शोर में जगह पे जाके तो नहीं सुनाई देगा। इट्स जस्ट, वो कब सुनाई दे रहा होगा, व्हेन यू आर सिटिंग वेरी मच साइलेंटली इन अ साइलेंट जोन। सारी ऐसा कब हुआ है, एक बार मुझे एग्जांपल तो दो कि ऐसा कब हुआ है, फिर मैं बता सकती हूँ। मैम ऐसा तो मेरे साथ होता रहता है, कभी भी अपने आप ही सुनाई देने लगी, इतना कोई साइलेंट भी नहीं होता घर में, फिर भी नॉर्मली अपने आप तेज हो जाती है। तो आप किसी चीज से डर रहे हो, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग इन योर ब्रेन, देयर इज समथिंग व्हिच इज गोइंग इन योर ब्रेन, जिसकी वजह से आप सोच रहे हो, एंड वो सोच सोच के वो हार्मोन सीक्रेट होकर आपका हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है। इट्स बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग अबाउट दैट, आपको अननोइंगली वो हो रहा है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो कुछ नहीं सोच रही हूँ, बट हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन ए सबकॉन्शियस माइंड। पॉन्स मेडुला जो सबकॉन्शियस माइंड संभालता है ना, वहां पे चल रहा है कुछ ना कुछ आपके दिमाग में। ओके। ओके, नाउ लेट्स सी एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स, इसको मैं भी लिख देती हूँ। ये 3 लेयर्स आपको याद रहते हैं तो वेरी गुड, नहीं रहते हो तो भी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इतने आएंगे नहीं, बट लेट्स सी कि व्हाट आर दोस 3 लेयर्स। इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज जोना रेटिकुलरिस, जोना fasciculata एंड जोना ग्लोमेरुलोसा। मतलब ये ऊपर का जो कॉर्टेक्स हिस्सा है ना, इसी को 3 अलग अलग हिस्सों में उन्होंने बांटा है, 1 then 2
एंड और एक इससे कर देते हैं, चलो 3। ओके, सो इन 3 नामों को आप इफ इट इज पॉसिबल रिमेंबर और इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहां तक नहीं क्वेश्चन पूछते हैं। सीधा सीधा आप याद रखो कि कौन से हार्मोन है जो कॉर्टेक्स से आने वाले। इट इज कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स। इनको कॉमनली क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो नाउ इनके भी 2 हार्मोन्स है। पहला है मिनरलो कॉर्टिकॉइड। मिनरल कॉर्टिकॉइड मतलब ADH हमारा हार्मोन याद है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो वाटर Yes. एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। Objection में. दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब ये ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म जो है उसमें मदद करेगा। अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्पेशली फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल, ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड किसी एक हार्मोन का नाम नहीं है। देयर आर सेवरल डिफरेंट हार्मोन, जिसमें से एक हार्मोन यहाँ पे दिया है नेम्ड एज कॉर्टिसोल, जो कभी कभी एंटी इंफ्लेमेटरी, कभी स्ट्रेस हार्मोन, कभी आरबीसी का प्रोडक्शन, कभी वेट में, बहुत सारी चीजों में ये हेल्प करेगा। बट मेन क्या है काम इसका? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नाउ गो बैक टू व्हाट? गो बैक टू ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या करा था? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया था, करेक्ट, एंड इससे एनर्जी ली थी हमने। अगर आपको याद है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे बच्चा पूरा रिवर्स भी चलता था। एरोस अपने दोनों तरफ देखे थे, रिमेंबर? एरोस हम Yes. ऐसे भी देते हैं एंड ऐसे भी Cycle देते हैं। तो नहीं, पहली बात ग्लाइकोलाइसिस साइकिल नहीं है, वो एक लीनियर पाथवे है। तो ग्लाइकोलाइसिस जब उल्टा चलता है उसी को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, जेनेसिस मतलब बनना, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बनना। क्या बनेगा, कहां से बनेगा और क्यों बनेगा? पहली बात तो इसके लिए कहानी ये है कि जब आप खाना खाते हो, मान लो जितना खाना आपने खा लिया है उसमें से आपने 50% आपने यूटिलाइज कर लिया, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी बना ली। 2 रोटी में से 1 रोटी का आपने काम चला लिया। 1 रोटी एक्स्ट्रा थी जो बॉडी को जरूरत नहीं था, तो बॉडी ने क्या किया? एनिमल्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? Glycogen. Glycogen. तो एक्स्ट्रा वाला जो ग्लूकोज होता है ना, वो स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जब आप भूखे होते हो, व्हेन यू आर हंग्री या व्हेन यू आर स्टारविंग, उपवास कर रहे हो, मान लो कुछ व्रत रख लिया है या सुबह से कुछ खाने मिला ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिला है, बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लिया आप लोगों ने, तो क्या हो जाएगा उस टाइम पे? ऐसा तो नहीं ना एकदम से 2-4 घंटे कुछ खाने नहीं मिला तो आप एकदम से मर गए, ऐसा नहीं होता है। बॉडी स्टिल वर्किंग। हाउ? ये जो आपने जो बना के रखा है ग्लाइकोजन, उसको आप तोड़ने लग जाएंगे, रिवर्स ग्लाइकोलाइसिस चला के आप ग्लूकोनियोजेनेसिस करोगे, तो तब ये वाले हार्मोन्स काम में आएंगे। कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वाले हार्मोन। क्यों भूखा रहना 1 वीक तक? इतना नहीं रह पाओगे यार, इतना फिर ये सारा ग्लाइकोजन सारा फैट खत्म हो जाएगा तब तक। फिर देन यू नीड समथिंग टू ईट, वरना जिंदा रहना मुश्किल है फिर। ओके, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का पॉइंट क्लियर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में, साथ ही थोड़ा बहुत लिपिड एंड प्रोटीन्स को भी बनाने में ये लिटिल बिट हेल्प करेगा। ये करना नहीं आकृति, ये डेंजर स्टंट कभी ना करो, ठीक है? क्लियर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोल, ये कॉर्टिसोल एग्जाम्पल ही है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का ही वो एग्जाम्पल है। लिटिल बिट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन में भी है, यूज है, बट इसका मेन क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म या ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म में कौन इन्वॉल्व है? ग्लूकोकॉर्ट, नाम ही से याद रख सकते हो ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज के ऊपर, ग्लाइकोजन के ऊपर एक्ट होने वाला हार्मोन। एंड मिनरल कॉर्टिकॉइड, मिनरल मतलब क्या? जो पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना के रखे, वो कौन है? एडीएच है, एल्डोस्टेरॉन है कि नहीं? Yes, ma'am. रास मैकेनिज्म याद है? Yes, रास ma'am.
डू यू रिमेम्बर रास मैकेनिज्म? रास मैकेनिज्म में हमने क्या क्या पढ़ा था? रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो ये वही अल्डोस्टेरॉन है जो क्या करता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन वगैरह पानी का, इलेक्ट्रोलाइट्स का वगैरह कराएगा टू मेंटेन द बैलेंस, पीएच एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। ओके, Yes. तो ये Yes, दो ma'am. तरह के हॉर्मोन्स हुए कॉर्टेक्स के। एक लास्ट तीसरा हार्मोन है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजेनिक। एंड्रोजेनिक मतलब क्या? आपकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कब होते हैं? व्हेन देयर इज अ प्यूबर्टी। कैरेक्टर का स्पेलिंग क्या हो गया? जब मैच्योरिटी आती है 12 to 13 इयर्स के वक्त, तब क्या होगा? देयर इज अ डीपनिंग ऑफ वॉइस, there is a starting of menstrual cycle in women, then growth of pubic hair, menstrual hair. तो these are what secondary sexual characters. ये किनके वजह से हुए हैं? Because of this androgenic hormones या androgenic steroids. Yes, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड के ये 3 हार्मोन, 3 नहीं वैसे ना, इसका बड़ा हो जाएगा ये। एक वापस से एक चार्ट डाल दे क्या आपको याद रखने के लिए, Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. भगवान, एक मिनट यहाँ डालते हैं। अब लेट्स सी कि पूरे एड्रिनल ग्लैंड के देखते हैं हम हार्मोन। एक साथ लिख देती हूँ ताकि आपको पढ़ने के लिए भी आसान हो जाएगा। अब इनको पहले हमने डिवाइड किया मेडुला एंड कॉर्टेक्स में डिवाइड किया। पहले मेडुला देखा है हमने, फिर कॉर्टेक्स देखा है। कोल्ड, हाँ सानिया, एक्चुअली मुझे ना 102 बुखार है फिलहाल, बट मैम काढ़ा पी लेना और दवाई भी खा लेना, डॉक्टर के पास जाके दिखा लेना। यस यस आई विल डेफिनेटली। आकृति ये स्टंट ना करो बेटा। तो मेडुला रीजन के हमने क्या क्या देखा? मेडुला रीजन में हमने देखा, नहीं भूल गई यार, 2 मिनट में भूल जा रही हूँ। वी हैव सीन एड्रेनालिन, देन नॉन एड्रेनालिन। ओके, एंड इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है? इमरजेंसी हार्मोन या फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स। ओके, कॉर्टेक्स पे हमने मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ओके, जो क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्डोस्टेरॉन। देन दूसरा देखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कोर्टिस। हाँ, जैसे कॉर्टिसोल फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में काम करेगा। तीसरा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड, ये आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में काम करेगा। एंड इनको हम क्या कहते हैं? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन्स या इमरजेंसी हार्मोन्स भी कह सकते हो। अलग अलग इमोशंस में ये काम आएगा। यस, ये मैंने सिर्फ नाम लिखे, इसके सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो मैंने सिखाया है ना, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू कैन रीड हियर। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेकोलमाइंस वगैरह। ठीक है? यस मैम। यस मैम। नहीं ऐसा ना करो बेटा, आकृति मजाक नहीं है। अभी कुछ हो गया ना उल्टा ऊपर नीचे तो मुश्किल में आ जाओगे। ओके, सो पैनक्रियास मैं सोच रही हूँ बाद में स्टार्ट करो, बिकॉज इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स। अभी कोई क्लास है क्या? नो मैम। क्लास है? नो मैम। ले लो क्या? इट विल टेक टाइम। नहीं बेटा अभी रुक जाएंगे, फिर ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, इंटरेस्टिंग बताना है, इसलिए। तो आई स्टॉप हियर। लेट्स स्टार्ट विद पैनक्रिया, टेस्टिस, ओवरीज एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब और 2 से 3 लेक्चर तो लगेंगे चैप्टर के लिए। अच्छा, और एक बात मुझे बताओ, लोकोमोशन का ले रहे हो क्लास या क्या कर रहे हो? लिंक भेजूं या नहीं? व्हाट मैम ले लेंगे। मैम ले लेंगे। क्यों रात को भेज देती हूँ मैं, क्योंकि इसके बाद फिर आपको वो एक चैप्टर बचता है ना, लोकोमोशन। तो एक्चुअली क्या हुआ है, हमने क्या सोचा है, दिस पार्ट टेस्ट, ये आपका जो पार्ट टेस्ट आ रहा है संडे का, इसके बाद नेक्स्ट संडे भी आपका पार्ट टेस्ट ही होना है। तो संडे नहीं होगा शायद, वो सैटरडे होगा, क्योंकि बिकॉज आपके 15 को फिजिक्स का एग्जाम है,
तो संडे यू विल मैम सैटरडे ही होगा। हाँ, यू विल बी हैविंग संडे फिजिक्स के रिवीजन क्लासेस। तो संडे टेस्ट नहीं होगा, सैटरडे होगा, इसका मतलब फ्राइडे को उसका रिवीजन क्लास होगा। तो हो सकता है कि आपका एक क्लास मिस हो जाए, तो हमारे पास अभी ज्यादा क्लास बचे नहीं है। मान लो आज का एक हो गया, अगले हफ्ते 3 मिलेंगे, इस हफ्ते के और 2, ओनली 5 क्लासेस वी हैव लेफ्ट। सो दिस चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो चैप्टर आपका लोकोमोशन वगैरह है वो एज अ रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा, मेरे ही शीट पे आपके ग्रुप डिस्कशन में मिलेगा। क्लास ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात, ज्वाइन कर लो। 10:30 बजे हो गया आज रात को, एंड मे बी मैम इज ट्राइंग टू कंप्लीट द स्केलेटन वाला पार्ट। ओके, इफ नॉट मैम आई विल कार्ड डेफिनेटली। एंड एक ही हफ्ते में एग्जाम से, बी सीरियस, डू द पार्ट टेस्ट वेरी वेल। आपके सिलेबस के हटके कुछ भी नहीं आ रहा है इस एग्जाम में, सेम ही है। दिस विल से कि आप 12th में क्वालिफाई हो रहे हो या नहीं। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द पार्ट टेस्ट, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। पैनक्रियाज को थोड़ा टाइम ले रहा है, इसलिए मैं थोड़ा आज 5-10 मिनट जल्दी छोड़ रही हूँ। एंजॉय। ओके, Yes, ma'am. इवन आई एम नॉट वेल कंप्लीटली। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते मैम हैं। यहाँ दवाई ले तक लीजिएगा टाइम से। यस यस श्योर। चलो बाय बाय।